ये एक पॉड में टेक्निकल खराबी आ जाती है। जो इंसान इस पॉड में थी वो जाग गई। होश संभालते ही वो देखती है कि शिप खतरे में है। अच्छी बात ये थी कि ये औरत असल में इस शिप की लेफ्टिनेंट है। इसका नाम शेरन गार्नेट है। ये जल्दी से अपने पॉड से निकलती है, शिप का जायजा लेती है। ये समझ गई कि शिप से कोई चीज टकराई है और अब क्रायोवे इस शिप से अलग होने वाला है। ये जल्दी से कंप्यूटर में कोड एंटर करती है। अब जितने भी इंसान गहरी नींद में थे वो आहिस्ता आहिस्ता से जागने लगे। समय बहुत कम था। शिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी जल्दी बंद होने वाला था, जिसका मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी और ऑक्सीजन दोनों ही बंद होने वाले थे। इसलिए इन लोगों को जल्दी से शिप के किसी सुरक्षित जगह में जाना था। लेफ्टिनेंट गार्नेट सभी को निकलने के आदेश देती है। कुछ लोगों के स्लीपिंग पॉड्स मलबे तले दब गए। इन्हीं में से कैप्टन भी थी, जिसे ट्रेंट नामी एक लड़का बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर क्रायोवे जल्द ही तबाह होने वाला था। इसलिए शेरन ट्रेंट को वहां से निकाल लेती है। सभी दरवाजे बंद किए जाते हैं। इतने में आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बंद पड़ जाती है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी। मगर क्रायोवे से निकलते समय सभी मुसाफिरों ने हेलमेट्स पहन लिए थे। शेरन जल्दी से सिस्टम की मदद से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल ग्रेविटी को वापस लाने की कोशिश करती है। शिप के बाहर का मंजर हमें दिखाया जाता है। जो हिस्सा शिप से अलग हुआ था, एक टुकड़ा, वो एक चैम्बर में अटक चुका था, मगर मैनुअली ऑपरेट करने की वजह से जैसे ही शिप का वो हिस्सा घूमने लगा, उसमें फंसा वो टुकड़ा भी निकल जाता है, जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी तो लौट आती है और कुछ देर बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी ऑन हो जाता है। शेरन गार्नेट अपना हेलमेट उतारती है। शिप तबाह होने से बच गया और ये लोग मरने से, मगर काफी नुकसान हो चुका है। कुछ देर बाद जब सभी लोग अपना होश संभालते हैं तो शेरन लेफ्टिनेंट स्पेंसर लेन से मिलती है। शेरन लेन से कहती है कि हमें कमांडर को जगाना होगा। हालांकि लेन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। तो शेरन कहती है कि ये इमरजेंसी है, हम मरते मरते बचे, शिप तबाह होने वाला था, ये जरूरी है। ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है। असल में शिप के दो क्रायोवे थे। कैप्टन, कमांडर और हाई रैंक के ऑफिसर्स एक अलग सेक्शन में थे और ये मुसाफिर और इनके साथ लेफ्टिनेंट्स एक अलग सेक्शन में। तो जैसे ही लेन और शेरन कमांडर के सेक्शन में जाते हैं, ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेक्शन शिप से अलग हो चुका था। इसका मतलब कि इस शिप को चलाने वाले सभी काबिल और हाई रैंक के ऑफिसर्स अब नहीं रहे, सिवाय 3 लेफ्टिनेंट्स के, जिसमें 2 को हमने देख लिया, लेन और शेरन। अब ये जो बाकी लोग हैं ये ज्यादातर मुसाफिर है। अभी द आर्क 1 स्पेसशिप में 150 इंसान जिंदा है। ये सभी किसी ना किसी फील्ड से है, मगर ये उस ग्रह को आबाद करने के लिए जा रहे थे। ये सभी प्रोफेशनल थे। इन्हें इस यान की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी मिली थी, मगर इनके आने का मकसद इस शिप को चलाना या इस पर काम करना नहीं था, सिवाय कुछ लोगों के। खैर, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप सब समझ जाओगे, मगर अब आप ये बात याद रखें, प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने में 1 साल लगने वाला है। ये शिप डैमेज है, 150 लोग नींद से जाग चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। यहाँ इनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और इन्हें जिंदा रहना है। खैर, बैक टू द स्टोरी। कुछ समय के बाद सभी लोगों को मेडिकल बे में लाया जाता है, क्योंकि ये सभी पिछले 5 सालों से सो रहे थे और इनके शरीर में काफी बदलाव आ चुके थे। समस्या ये थी कि सिर्फ एक ही डॉक्टर बची थी उस हादसे में, संजीवनी कबीर, जो कि एक इंडियन है। और अब 150 लोगों की सेहत का ख्याल रखना, उन्हें जिंदा रखना, उनका इलाज करना, ये उसी की जिम्मेदारी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे अब हम कहानी के सभी कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे। जब सभी का मेडिकल चेकअप हो रहा था, एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम एंगस है। एंगस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और वो भी अकेला ही बचा है, मगर है काफी काबिल। इसी बीच हम एक और फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम केट है, उससे भी मिलते हैं। केट भी एक डॉक्टर है, मगर वो साइकेट्रिस्ट है और साइकेट्रिस्ट से ज्यादा वो एक सेलिब्रिटी है। खैर, केट की क्या कहानी है आगे जानेंगे। थोड़ी देर बाद मिडबे में शेरन आती है और आवाज लगाती है कि क्या यहाँ लेफ्टिनेंट जेम्स है। तो ये है हमारा तीसरा लेफ्टिनेंट। ये स्कॉटलैंड से है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अलग अलग देशों से है। शेरन जेम्स से कहती है कि अब से तुम्हें सेंट्रल कमांड में काम करना होगा, जिस पर जेम्स बताता है कि मैं नेविगेटर हूँ, मगर शेरन से कहती है कि तुम्हें अब सेंट्रल कमांड में ही काम करना होगा। खैर, जेम्स मान जाता है और समझ भी जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब चल क्या रहा है ये थोड़ी देर में सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि अब सभी कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं रहे, शिप को संभालना भी तो है। अब हम कहानी के एक और अहम फीमेल कैरेक्टर एना माल्कोविच से मिलते हैं। एना एक इंजीनियर है और इस समय वो सभी हेलमेट्स में ऑक्सीजन भरने का काम कर रही है। तभी कुछ और हेलमेट्स को लाया जाता है। जो आदमी इसे लाता है इसका नाम जेस्पर है। जेस्पर की अपनी ही एक कहानी है। अब धीरे धीरे कैरेक्टर ज्यादा होने वाले हैं। शायद ये पहले पार्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, मगर बाद में आप सभी को अच्छी तरह से जान जाएंगे। एना के पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, इसलिए वो जेस्पर से कहती है कि तुम और साइलेंडर्स ले आओ, मगर जेस्पर बदतमीजी करता है और एना की बात नहीं मानता। इसका मतलब कि आधे हेलमेट्स बिना ऑक्सीजन के रह गए। याद रखिए, यहाँ पर हेलमेट्स को 2 सेक्शन में रखा गया है और दोनों जगहों का दरवाजा अलग अलग है। जेस्पर के जाने के बाद वहाँ आता है हैरिस नामी लड़का। वो भी इंजीनियरिंग टीम में ही था, मगर असल में उसका और एना का चक्कर चल रहा था। उस समय एना उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए, किसी को शक हो जाएगा और मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से अपनी टीम में शामिल किया है। मगर हैरिस कहता है कि अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या ये हमें स्पेस में फेंक देंगे? तो एना कहती है कि इनका कोई भरोसा नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह जमा हुए हैं। एंगस यहाँ एक लड़की एलिशिया से मिलता है। एलिशिया बहुत ज्यादा बातें करती है और वेस्ट मैनेजमेंट में है। खैर, कुछ देर बाद शेरन आती है और सभी को हाल ही में हुए इस हादसे और शिप के स्टेटस के बारे में बताती है। शेरन कहती है कि हम सभी पिछले 5 साल से गहरी नींद में थे, हमें एक और साल लगने वाला है प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचने में। उनमें से एक पूछता है कि हमें ये नहीं बताया गया कि शिप को क्या हुआ था। शेरन जवाब देती है कि हमें भी नहीं पता, शायद कोई एस्टेरॉयड टकराया होगा, स्पेस जंक या फिर शिप में ही कोई ब्लास्ट हुआ होगा। हमें अभी तक सही से नहीं पता, पर हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। जेम्स बताता है कि अच्छी बात यह है कि नेविगेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है और हम अपने रास्ते पर है। फिर लेन बताता है कि शिप का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका है, जिसमें पानी को रिसाइकल करने वाला यूनिट भी शामिल है। मतलब कि हमारे पास बस 4 हफ्तों का पानी ही है। हम इसे नहाने या कुछ धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ पीने के लिए। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं।
मगर शेरन उन्हें कहती है कि इन 4 हफ्तों में हम पानी वाले प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेंगे, इसलिए फिक्र ना करें। ट्रेंट पूछता है कि अगर हम ठीक ना कर पाए फिर? तो शेरन कहती है कि हमें पॉजिटिव सोचना होगा। केट पूछती है कि चलो मान लिया पानी का कोई ना कोई हल निकल आएगा, पर खाने का क्या हमारे पास 1 साल के लिए खाना भी है, वो भी 150 लोगों के लिए? तो शेरन कहती है कि सिर्फ 6 हफ्तों के लिए है, मगर हम इस पर भी काम कर रहे हैं। ये सुनते ही केट कहती है कि मुझे कमांडर से बात करनी है। तो शेरन सबको ये बात बता देती है कि अब वो नहीं रहे, हाई रैंक के सभी ऑफिसर्स मर चुके हैं। उस हादसे में उनका क्रायोबे शिप से अलग हो चुका है और अब सिर्फ हम 3 लिeutenant ही है। इसका मतलब कि हम ही यहाँ के हाई रैंक ऑफिसर्स है। ये जानकर सभी को झटका लगता है। जब वो पूछते हैं कि इंचार्ज कौन होगा, तो शेरन आगे आती है कि मैं इंचार्ज हूँ, क्योंकि शिप के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। हालांकि ये बात लैन और जेम्स को ज्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो दोनों भी शेरन की तरह लिeutenant ही थे। शेरन सबसे कहती है कि यहाँ इस जहाज पर हर इंसान किसी न किसी फील्ड से है। अगर हम मिलजुल कर काम करें तो हम जिंदा रहेंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। खैर वो एक भाषण देती है जो सबको एक नई उम्मीद देता है। शिप पर धार्मिक लोग भी थे, इसलिए हॉलवे में सभी इकट्ठा होते हैं और मरे हुए लोगों को याद करते हैं। इसके बाद एंगस शेरन से मिलता है और उसे कहता है कि हालात को देखते हुए मुझे आपको कुछ दिखाना है। एंगस शेरन को कार्गो बे में ले जाता है। वहाँ पर वो सारा सामान था जो प्रोक्सिमा बी पर कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाला था। एंगस बताता है कि हमने प्रोक्सिमा बी पर प्रॉप भेजे थे। उन्होंने ये कंफर्म किया था कि वहाँ की मिट्टी फसल उगाने के काबिल है, मगर मुझे फिर भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं पृथ्वी से अपने साथ कुछ मिट्टी ले आया। और ये मिट्टी इतनी अच्छी है कि इसमें कोई भी फसल किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। इसका मतलब कि मैं कहीं पर भी फसल उगा सकता हूँ। शेरन को समझने में थोड़ा समय तो लगता है, पर असल में एंगस ये कहना चाहता था जैसे कि अभी ने प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचने में 1 साल लगने वाला है और पानी की कमी आ सकती है। इनके पास बीज है, मिट्टी है और एंगस जैसा काबिल इंसान। शेरन पूछती है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंगस को यूवी लाइट्स लगाने थे और थोड़ा बहुत पानी। शेरन को ये एक अच्छा आइडिया लगता है, इसलिए वो एंगस को अलाउ करती है कि तुम जल्द से जल्द इस आइडिया पर काम करो, इससे पहले कि खाना खत्म हो जाए। एंगस उस कार्गो बे को पूरी तरह से खाली करवाना चाहता था, क्योंकि अब अंतरिक्ष यान पर होगी खेतीबाड़ी। सीन केट पर शिफ्ट होता है, जैसे कि अब नहाने पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि शिप पर पानी की कमी जो थी और वाटर रिसाइकलिंग यूनिट भी खराब हो चुका था। इसके बावजूद केट वॉशरूम में जाती है और नहाने की कोशिश करती है, मगर फेलिक्स नामी सिक्योरिटी वाला जो अपने काम को बहुत सीरियस लेता है तो उसे रोकता है। हालांकि केट उसे झांसा देने की कोशिश भी करती है, मगर फेलिक्स उसे वहां से निकाल देता है। सीन मेंटेनेंस वालों पर शिफ्ट होता है, यानी कि ईवा और उसकी टीम पर। अब कार्गो बे को खाली करवाया जा रहा था। एलिशिया को जब रियलाइज होता है कि ये लोग अब स्पेस शिप पर ही खाना उगाने वाले हैं, तो उसे बहुत खुशी होती है और वो एंगस के पास जाती है, उसकी तारीफ करती है। एंगस इस बात से खुश हो जाता है और एलिशिया से पूछता है कि तुम वेस्ट मैनेजमेंट में हो ना, तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारे फर्टिलाइजर्स की। एलिशिया इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वही उसका काम था। ब्रिज पर दिखाया जाता है कि ट्रेंट कम्युनिकेशन लॉग्स को देख रहा है। उसके परिवार की तरफ से 4 साल पहले के रेडियो मैसेज मिला था। वो लेन से पूछता है कि पिछले 4 साल से हमें पृथ्वी से कोई संदेश नहीं मिला, आखिर ऐसा क्यों? लेन इसका जवाब नहीं दे पाता, बल्कि अब तो ट्रेंट को शक होने लगा इस मिशन पर। मगर लेन उसे कहता है कि हम में से हर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, सिर्फ मजबूत लोग ही जिएंगे। ये बातें चल ही रही थी कि तभी ब्रिज की पावर कट जाती है। लेन वजह पूछता है तो असल में शिप का काफी पावर अब कार्गो बे या ये कहे कि बायो शेल्टर में भेजा जा रहा था, क्योंकि वहाँ एंगस को यूवी लाइट्स जो जलाने थे, वहाँ कार्गो बे में पावर ऑन हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। एंगस को उम्मीद थी कि वो यहाँ खाना उगा सकता है, मगर तभी गुस्से में लिeutenant लेन वहाँ आते हैं। वो शेरन से पूछता है कि आखिर तुम सबने क्या सोचकर ये फैसला लिया, तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? शेरन जवाब में कहती है कि हम खाना उगाने की कोशिश कर रहे हैं, भला कौन इसके हक में नहीं होगा? तो लेन पूछता है कि क्या तुम 100% श्योर हो इस बारे में कि ये प्लान फेल नहीं होगा? फसल उगाने के लिए सिर्फ शिप की ऊर्जा ही नहीं, बल्कि पानी भी लगेगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा, और ये पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है शेरन, शिप पर जिंदा हर इंसान का इस पर हक है। शेरन उसके करीब आती है और कहती है कि तुम सही कहते हो, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुमसे नहीं पूछा, पर तुम्हें भी सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, बल्कि